The Maharashtra Land Revenue Code 1966, जिसमें ये क्यों था, it applied to the whole of the Maharashtra. However, certain sections of the code do not apply to the city of the Bombay, means Mumbai. Likewise, special provisions relating to the land and land revenue has been made in the code only for this city. This appears to be keeping in the fact that Mumbai, the commercial capital of India, is made up of island and reclaimed land and merged territory. Like neighborland, the city is home to the migrants not only from the other states in India but also from other country, and this has played a significant role in the growth of the city's growth and population. The city thus merit special attention to the code. मुंबई के बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन है. मुंबई जैसे आपको पहले से ही पता है 7 आइलैंड को जोड़ के बनाया गया है. आसपास के एडजेसेंट नेबरलैंड को जोड़ के बनाया गया है और इसके एक प्रॉपर टेरिटरी में रहने वाले कोई ये नहीं कह सकता कि हम यहाँ पैदा हुए थे. हर आदमी यहाँ माइग्रेंट है इस टापू पे. ठीक है, इसी वजह से यहाँ की लैंड रेवेन्यू को लेकर एक स्पेशल अटेंटिव कोड बनाया गया. द कोड डील्स विद द डिवीज़न ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र into revenues area and appointment of a revenue officer whose power and function to have been spelled out in section 13 to section 15 of the code. Detailed provision has also made in connection with the use of agricultural land for encroachment on government land for relinquishment of land. इन सारे की वजह से एक डिटेल्ड एक्ट की ज़रूरत थी रेवेन्यू को कवर करने के लिए. ये महाराष्ट्र रेवेन्यू कोड बनाया गया जिसमें मुंबई को अलग प्रोविजंस पे रखा गया, स्पेशल अटेंशन दिया गया क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं था. यहाँ पे जो भी लैंड आपके हैं, जितना भी यूज़ हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू के हिसाब से है. राइट, यहाँ पे कोई भी आपको ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ पे बॉन्ड लोग थे. जोड़ के बनाई हुई टेरिटरी है, सारे के सारे माइग्रेंट है, इसके लिए इसको स्पेशल अटेंशन दिया गया. शुरुआत में हम सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन. दैट बाउंड्री मार्क सेक्शन 2 सबसेक्शन 3. द बाउंड्री मार्क मीन्स एनी इरेक्शन वेदर ऑफ अर्थ और स्टोन और एनी मटेरियल एंड ऑल्सो एनी हेज अनप्लग रिज और strip of a ground or other object, whether the natural or artificial setup employed or specified by survey officer or revenue officer having authority in that behalf in order to designate the boundary of any division of a land. इसके नाम से ही समझ में आता है कि बाउंड्री मार्क किसको कहेंगे आप, कि जो भी एक लैंड का स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन शो करे, चाहे वो आर्टिफिशियल वे से हो, फेंसिंग करिए, वॉल बनाइए, साइन बोर्ड रखिए, या नेचुरल वे से है कि रिवर जा रही है, कोई ऐसा वाटर सोर्स जा रहा है, या लैंड का डेवलपमेंट उस हिसाब से है जो नेचुरल एक अटेंशन देता है. तो ये सारी की सारी चीज़ें बाउंड्री मार्क में आती हैं. ओके, उसके बाद आता है बिल्डिंग. द बिल्डिंग सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 इज डिफाइंड टू मीन एनी स्ट्रक्चर नॉट बीइंग अ फार्म बिल्डिंग. इसमें भी बिल्डिंग आपको सारे स्ट्रक्चर को लिया गया है बट फार्म बिल्डिंग को नहीं लिया गया क्योंकि वो एग्रीकल्चरल लैंड में है और उनका रेवेन्यू, उन पे टैक्सेस, उनकी ओनरशिप एक रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में होती है. इसके लिए बिल्डिंग्स में आपको फार्म लैंड को एग्जेम्प्टेड किया है अंडर दिस एक्ट. उसके बाद आता है बिल्डिंग साइट सेक्शन 2 सबसेक्शन 5. The expression building site means a portion of a land held for a building purposes, whether any building to be actually erected thereupon or not, and includes the open ground, courtyard enclosed by or appurtenant to any building erected thereupon. Means building site का मतलब ये होता है कि या तो वहाँ पे बिल्डिंग हो या प्रपोज प्लान erected हो या erect होने वाली हो.
तो ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर को आप बिल्डिंग प्लान कहते हैं। उसके साइड पे जो भी सपोर्टिंग है उसके, वो भी इसमें अपर्टेंट कहे जाते हैं और वो भी बिल्डिंग प्लान में ही आते हैं। जैसा हमने डिस्कस किया था कि क्लब हाउस से लेके बाकी सारी चीज़ें भी, जिम्नेशियम वगैरह, जिम खाना, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स ग्राउंड, ये सारा का सारा बिल्डिंग प्लान में ही आता है। ठीक है। उसके बाद आता है चावड़ी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। द वर्ड चावड़ी मीन्स प्लेस ऑर्डिनरी यूज बाय द विलेज ऑफिसर फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ विलेज बिजनेस। ग्राम पंचायत के जो ऑफिसेज होते हैं, विलेज ऑफिसर्स जिससे यूज़ करते हैं, चौपाल जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, मराठी में उसको चावड़ी बोलते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, दैट इज़ फार्म बिल्डिंग। अ फार्म बिल्डिंग मीन्स स्ट्रक्चर erected on a land assessed or held for the purpose of agriculture for all or any of the following purposes connected with such a land or any other land belonging to or cultivated by holder thereof, namely for storage of agricultural implement, manure, fodder, for storage of agricultural produce, for sheltering the cattle, residence of members of the family, servant, tenants, and for any other purpose in which integral part of the cultivating arrangement। तो इसको आप टोटल को आप अगर एक साथ देखें तो उसको हम बोलते हैं फार्म बिल्डिंग। फार्म बिल्डिंग क्या होती है? जिसमें फार्मर्स रह सकते हैं, उनके सर्वेंट्स रह सकते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आप वहाँ पे रख सकते हैं, फॉडर रख सकते हैं, कैटल रख सकते हैं, या कल्टीवेशन से रिलेटेड जो भी अरेंजमेंट आपके पास हैं वो आप उस बिल्डिंग में रख सकते हैं। और ये सारा का सारा कहा जाता है आपका एग्रीकल्चरल लैंड में जो इरेक्टेड होता है, और उसको हम कहते हैं फार्म बिल्डिंग। तो फार्म बिल्डिंग एग्रीकल्चरल लैंड या उससे कनेक्टेड ही होती है। उसके बाद आता है गाँवठान विलेज। गाँवठान और विलेज साइड मीन्स द लैंड इंक्लूडेड विद इन द साइड ऑफ अ विलेज, टाउन और सिटी एज डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 122। गाँवठान आपको पता ही है, विलेज साइड जो एडजेसेंट होती है टू विलेज, उसको हम बोलते हैं गाँवठान और विलेज साइड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 10। फिर आता है इम्प्रूवमेंट, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। द टर्म इम्प्रूवमेंट इन रिलेशन टू अ होल्डिंग मीन्स एनी वर्क which adds materially to the value of the holding, which is suitable thereto and consistent with the purpose for which it is held, and which, if not executed on holding, is either executed directly for its benefit or is after execution made directly beneficial to it, subject to the foregoing provisions। Improvement क्या होती है? जैसे कोई फार्म लैंड है, उसमें आपने और ज़्यादा कल्टीवेशन किया और ज़्यादा एडिशन, कुछ फार्म बिल्डिंग ऐड कर दी उस लैंड पे, या और कोई फैसिलिटीज़ दे दी, वेल कर आपने बनवा दी, आपने वहाँ पे ट्यूबवेल टाइप की कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा दी, तो ये कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट ऑफ दैट लैंड होता है और उसी को कहा जाता है इम्प्रूवमेंट। ठीक है। दैट अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। दैट इम्प्रूवमेंट इंक्लूड्स द कंस्ट्रक्शन टैंक, वेल्स, वाटर चैनल, एम्बार्कमेंट, other work for storage, supply, distribution of water for agricultural purpose। बट ऑब्वियस है एग्रीकल्चर के लिए आपको ये सारे काम करने के लिए वाटर इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। ऐसे में अगर आपने वहाँ पे वेल बना के रखा है, ट्यूबवेल है, टैंक है, तो ये सारा का सारा इम्प्रूवमेंट ऑफ द लैंड होता है। फार्मर्स के लिए वहाँ पे काम करना ईजी हो जाता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वर्क फॉर द ड्रेनेज ऑफ द लैंड and the promotion of a land from floods, protection of a land from floods or erosion or other damage from water। अब ये तो हो गया कि वाटर तो आपको ज़रूरी है, बट कई बार फ्लड आता है और आपकी खड़ी हुई जो क्रॉप्स है, तैयार क्रॉप्स है, वो भी बर्बाद हो जाती है। आपने ऐसी कोई बाउंड्री मार्क या कोई ऐसा प्रोटेक्टिव वर्क करके रखा है कि अगर फ्लड आता भी है तो आपके इस प्रोड्यूस को नुकसान ना करे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, तो ये भी इम्प्रूवमेंट कहलाता है। द प्लांटिंग ऑफ अ ट्रीज, रिक्लेमिंग, क्लियरिंग, इंक्लोजिंग, लेवलिंग और टेरेसिंग ऑफ द लैंड। आप वहाँ पे प्लांट लगाते हैं, लेवल करते हैं लैंड को, टेरेसिंग करते हैं जो आपके राइस के लिए काम आता है। तो ये सारा का सारा इम्प्रूवमेंट ऑफ द लैंड होता है। द इरेक्शन ऑफ अ बिल्डिंग ऑन और इन अ विसिनिटी ऑफ द होल्डिंग एल्सवाइज देन
the gautan required for the convenient and profitable use for the occupation of holding. गौठान लैंड में आप ऐसे सारी चीज़ें ऐड ऑन करते हैं, कोई बिल्डिंग्स बना देते हैं, फार्म बिल्डिंग वगैरह अवेलेबल हैं, तो इसमें फार्मर्स को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी. तो जैसे आप एक नॉर्मल सिटीज़ में फैसिलिटीज़ देते हैं, बिल्डिंग्स में क्लब हाउस दे देते हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड दे देते हैं, जिम्नेशियम दे देते हैं, ऐसे ही फार्मर्स में एग्रीकल्चरल लैंड में अगर आपने ये सारी चीज़ें अवेलेबल करा दी तो उससे वहाँ की वैल्यू इम्प्रूव होती है. इसीलिए उन सबको इन टोटलिटी इम्प्रूवमेंट कहा जाता है. बट दैट इम्प्रूवमेंट डज नॉट इंक्लूड टेम्प्रेरी वेल्स. टेम्प्रेरी अगर आपने कोई वेल बना के रखा है तो उसके नाम से ही टेम्प्रेरी है. तो टेम्प्रेरी मतलब आज है, हो सकता है कल ना हो, या कितने दिन के लिए है वो भी पता नहीं, तो वो इम्प्रूवमेंट नहीं कहलाएगा. वाटर चैनल, एम्बांकमेंट, मतलब ये सारा का सारा अगर टेम्प्रेरी नेचर पे है तो ये आपके इम्प्रूवमेंट ऑफ द लैंड में नहीं आएगा. लैंड इम्प्रूवमेंट तभी आएगा जब आप ये सारी फैसिलिटीज़ परमानेंट नेचर से देंगे, अदरवाइज़ ये आपका इम्प्रूवमेंट नहीं होगा टू द एग्रीकल्चरल लैंड. ठीक है. एनी वर्क विच इज सब्सटेंशियली डिमिनिशेस द वैल्यू ऑफ एनी लैंड वेदर सिचुएटेड इन ऑक्यूपेशन ऑफ अदर पर्सन वेदर एज ऑक्यूपेंट और टेनेंट. अगर आपका कोई भी वर्क बाजू वाले के खेत को, बाजू वाले के लैंड को नुकसान पहुंचा रहा है तो भी ये आपका इम्प्रूवमेंट नहीं कहलाएगा. अपने फ़ायदे के लिए आप दूसरे का नुकसान पहुंचाएंगे तो वो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा. जैसे आपने बोरिंग वेल है, बोरिंग वेल की भी एक हाइट होती है, एक आइडल हाइट होती है, उतने तक ही आप कर सकते हैं. अब बोरिंग वेल को आपने बाजू वाले के खेत ने 50 फीट खोद के रखा है, आपने 100 फीट मार दिया तो सारा पानी आपकी मोटर खींच लेगी. यही एक मेन कॉज होता है गांव में लड़ाई का. तो ये आपका इम्प्रूवमेंट है, लेकिन दूसरों को अगर नुकसान हो रहा है एडजेसेंट लैंड पे तो इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज इम्प्रूवमेंट ऑफ दैट लैंड. ओके. लैंड, द वर्ड लैंड डिफाइंड टू इंक्लूड बेनिफिट्स टू अराइज ऑफ द लैंड. सेम जो आपने लैंड लॉ के पहले डेफिनेशंस में पढ़ा है. और थिंग अटैच टू द अर्थ, परमानेंटली फास्टेन टू द अर्थ, ये सारा का सारा आपका लैंड कहलाता है. लैंडलॉर्ड और टेनेंट जो आपने टेनेंसी एक्ट में देखा है, सेम चीज़ है. उसके बाद आप आ जाइए सीधे दैट सुपीरियर होल्डर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 38. तो द सुपीरियर होल्डर मीन्स अ लैंड होल्डर इंटाइटल्ड to receive rent from the other landholder, referred to as inferior holder, whether it is accountable or not for such a rent, land or revenue, any part thereof to the state government. Superior holder is the same. आपने एक चीज़ पढ़ी थी जहाँ पर किसी के लैंड पे आप अपना राइट यूज़ करते हैं और दूसरा उसको लेके जाता है, दूसरे की लैंड पे आप अपना मालिकाना हक यूज़ करते हैं. सो बाय यूजिंग दिस थिंग्स द सुपीरियर लैंड होल्डर दैट इज़ कम्स अंडर ईजमेंट एक्ट. जब आप ओनर नहीं होते उस लैंड के, देन टू आप उसका बेनिफिट यूज़ करते हो, रेंट यूज़ करते हो, बाकी चीज़ें यूज़ करते हो, तो ये ईजमेंट्री एक्ट के अंडर आता है. तो सुपीरियर होल्डर अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 38 इज़ द सेम एज पर द ईजमेंट एक्ट. ठीक है. उसके बाद हम आते हैं डायरेक्ट यूज़ ऑफ अ लैंड. यूज़ ऑफ अ लैंड सेक्शन 41 to section 49 of the code entitled use of a land deals with the usage to which the holder of a land may put his land, the restrictions thereon, the procedure for the conversion of the use of a land from one purpose to another. जैसा हमने पहले भी देखा था, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में भी देखा है कि लैंड को किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाए, ये भी एक वहाँ के लोकल कलेक्टर से डिसाइडेड होता है. आपके लैंड की एक वैल्यू होती है, उसका एक टाइटल होता है और आपको अपना यूज़ उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ता है. अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो रेवेन्यू उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना है. नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसके अकॉर्डिंग पे करना है.
and there are a provision whether you want to convert your agricultural land to non-agricultural purpose. ठीक है, तो यूज़र ऑफ द लैंड सेक्शन 41 टू सेक्शन 49 कहा जाता है. सेक्शन 41 ऑफ द कोड declares that the holder of any agricultural land shall have a right to erect any farm building, construct any well, tanks or makes other improvements on the land for better cultivation of thereof. सीधी बात है, जब वो ओनर है तो उसके पास फुल राइट है, जैसा चाहे वैसा वो अपनी लैंड को यूज़ कर सकता है. इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा, उसका एब्सोल्यूट राइट होता है जब वो इस लैंड को यूज़ करता है. इम्प्रूवमेंट ऐड करता है. इम्प्रूवमेंट अभी हमने देखा कि वो वाटर वेल बना सकता है, एम्बैंकमेंट बना सकता है, पंप्स लगा सकता है विदाउट हार्मिंग द नेबरहुड. ठीक है. However, after the 1986 amendment of the code, such person can erect or reconstruct any farm building or make any alteration, addition thereto within the specified municipal limit only with the permission of collector. 1986 के पहले ये सारे के सारे आपके एब्सोल्यूट राइट थे. आपकी लैंड है, आपको जो ठीक लगे आप कर सकते थे. बट आफ्टर 1986 आपका ये राइट एब्सोल्यूट नहीं रह गया. आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट करना है, अगर आपको यूज़ ऑफ लैंड को कन्वर्ट करना है, पर्पस बदलना है, तो फर्स्ट यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द योर रिस्पेक्टेड कलेक्टर, जिसके टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में वो लैंड आती है. ठीक है. और जैसे इफ़ द लैंड इज डीम्ड टू हैव बीन यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पजेज, सच पर्सन इज सब्जेक्टेड टू द पेनल्टीज स्पेसिफाइड इन कोड. मीन्स आपके एग्रीकल्चरल लैंड है, विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ द कलेक्टर आपने उसको एनए में कन्वर्ट कर दिया, नॉन एग्रीकल्चरल प्लान. वहाँ पे आप कमर्शियल पर्पस, दुकान या वॉट एवर द नेचर ऑफ योर बिजनेस आप कर रहे हैं अदर देन एग्रीकल्चरल बिजनेस. ऐसे में यू आर लायबल फॉर पनिशमेंट एज वेल एज द पेनल्टीज फ्रॉम द कलेक्टर. एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट वहाँ पर आपका एडजुडिकेट करेगा. ओके. और आफ्टर द एडजुडिकेशन आपकी ये सारी चीज़ें वो डिसाइड करेगा. ओके. Section 42 of the code, no land which is used for the agriculture can be used for non-agricultural purpose, and no land which is assessed for the non-agricultural purpose can be used for any other non-agricultural purpose without the permission of the collector. However, no such permission is necessary for the conversion of a use of any agricultural land for personal bona fide residential purpose in non-urban areas. अब सेक्शन 42 समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है आपकी, वहाँ पे आप एक कमर्शियल पर्पस कर रहे थे, आपने वहाँ पर बिल्डिंग्स बना के रखी थी. ठीक है. कमर्शियल शॉप्स आपने बना के रखी थी. अब आपको लगता है नहीं, कमर्शियल शॉप से अच्छा यहाँ पे मैं एक वाटर पार्क बना दूँ या रेस्टोरेंट बना दूँ. तो ऐसे में आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है फ्रॉम कलेक्टर. परमिशन की ज़रूरत तभी पड़ेगी जब आप एग्रीकल्चरल लैंड को नॉन एग्रीकल्चरल में पलटे या नॉन एग्रीकल्चरल लैंड को एग्रीकल्चर में पलटे. बट यहाँ पे भी एक चीज़ और जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे इफ़ आई एम द ओनर ऑफ द लैंड, आई एम अ एग्रीकल्चरिस्ट, आई एम हैविंग द एग्रीकल्चरल लैंड, बट अगर मैं खुद के यूज़ करने के लिए उसको रेसिडेंशियल में बदलना चाहूँ, फॉर दैट देयर इज़ नो एनी प्रायर परमिशन इज़ required from any of the authority. So for bona fide personal residential rules, there is no need of any prior permission from the concerned authority, that is collector. Otherwise कोई भी आपको चेंज करने के पहले आपको कलेक्टर से परमिशन लेना ज़रूरी हो गया है आफ्टर 1986 अमेंडमेंट. क्लियर है. उसके बाद हम आते हैं कन्वर्शन ऑफ अ लैंड वन पर्पस टू अनदर. सेक्शन 44. सेक्शन 44 ऑफ द कोड लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर कन्वर्शन of a use of the land from one purpose to another, which may take any of the following three norms. कौन कौन से हैं? The occupier or holder of a land assessed
held for the purpose of agriculture may wish to use it for non-agricultural. उसके बाद non-agricultural purpose may use for another non-agricultural. And third one, non-agricultural purpose but in relaxation of the other conditions. ऐसे में आपको परमिशन की ज़रूरत पड़ती है अगर आप एग्रीकल्चरल यूज़ को नॉन एग्रीकल्चर में बदलेंगे, नॉन एग्रीकल्चरल को किसी और पर्पज़ में बदलेंगे, तो ऐसे में आपको ये कहा जाता है इट इज़ अ कन्वर्शन ऑफ अ लैंड फ्रॉम वन पर्पज़ टू अनदर. रिमूवल एंड रेगुलाइजेशन ऑफ द इंक्रोचमेंट. इफ़ एनी पर्सन हु इंक्रोचेस ऑन अ गवर्नमेंट लैंड, कोई ऐसी लैंड जिसको गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने अपने पर्पज़ के लिए ले रखा है, चाहे वो पब्लिक पर्पज़ हो, गवर्नमेंट पर्पज़ हो. आपने देखा है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में टाइप्स ऑफ लैंड में कि गवर्नमेंट अपने प्लांटेशन, अपने कुछ प्रोजेक्ट लगाने के लिए लैंड को पर्सनल लोगों से ऑक्यूपाई करती है अंडर लैंड एक्विजिशन एक्ट. और 15 इयर्स का टाइम है उनके पास. आज अगर बीइंग एज अ गवर्नमेंट एक लैंड मैंने ऑक्यूपाई कर ली, तो आज से लेके 15 इयर्स तक मेरे पास टाइम है कि मैं अपना प्रोजेक्ट वो चालू करूँ वहाँ पर. ठीक है. अब इस पीरियड में कोई नॉर्मल सिटीज़न अदर देन द गवर्नमेंट एंटिटीज़ उस लैंड पे कब्जा करता है, इंक्रोच करता है, तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है, ये आपका सेक्शन 50 बताता है. दैट इज रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट. सेक्शन 50 ऑफ द कोड डील्स with the encroachment on the land vested in the state government. It provides that if any encroachment is being made on any land or foreshore vested in a state government, if any land is being used for the purpose of hawking, selling articles without the sanction of competent authority, means आप ऐसी लैंड को इंक्रोच करते हैं, आपने वहाँ पर अपनी एक शॉप डाल दी जो गवर्नमेंट लैंड है, या आप वहाँ पे अपना ठेला लेके घूम रहे हैं, हॉकर्स आपने काम चालू किया, हॉकिंग किया, सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट. आप हाईवे के काम से जब आप निकलते हैं तो आपको हाईवे के साइड में बहुत सारी दुकानें छोटी छोटी दिखती हैं, टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर. ये कहीं ना कहीं इंक्रोचमेंट होता है विदाउट द टेकिंग एनी सेंक्शन फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटी. द कलेक्टर इज़ एम्पावर्ड टू समरली अबेट और रिमूव एनी सच encroachment or cause the article export for sale to be removed. इसमें एब्सोल्यूट पावर है कलेक्टर का, क्योंकि कलेक्टर इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंसर्न गवर्नमेंट. अगर आप गवर्नमेंट लैंड पे ऐसा कोई भी एक्ट करते हैं तो कलेक्टर हैज़ द एब्सोल्यूट पावर टू रिमूव द आर्टिकल, रिमूव द स्ट्रक्चर इधर परमानेंट और टेम्प्रेरी आफ्टर गिविंग कंस्ट्रक्टिव नोटिस. और जो भी सेल आइटम आपने रखे हैं, आर्टिकल रखे हैं, वो भी कलेक्टर रिमूव कर सकता है, वो हार्म कर सकता है, डैमेज कर सकता है. एवरीथिंग इज़ अलाउड बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए कोई भी आपने काम किया है तो इट इज़ वॉइड अब इनिशियो, तो आपके पास कोई भी लीगल राइट नहीं बचता. ठीक है. द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर सच प्रोसेस कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द पर्सन इन ऑक्यूपेशन ऑफ द लैंड. सपोज़ आपने गवर्नमेंट लैंड पे कब्जा किया है, आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया, होटल बना दिया वहाँ पर विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटी आपने कर दिया. अब ऐसे उसमें कलेक्टर को पता चलता है, कलेक्टर उस जगह को तोड़ने आता है. अब उस तोड़ने के लिए उसने जेसीबी यूज़ की, रैबिट उठाने के लिए उसने ट्रक्स यूज़ किए. ये सारा का सारा लेबर वर्क लगा, ये सारा का सारा खर्चा वो आपसे ही लेगा अंडर सेक्शन 50 ऑफ द एक्ट. ठीक है. सो एनी इंक्रोचमेंट रिमूव बाय द कलेक्टर, द एक्सपेंसेस ऑफ दैट रिमूवल शुड बी बेयर बाय द पर्सन हु डन दिस अनलॉफुल थिंग. सेक्शन 50 ऑल्सो इम्पोजेज द पेनल्टीज ऑन द पर्सन रेफर्ड टू अबव एज फॉलोज. मतलब अगर आपसे वो खर्चा तो लेगा ही, वो रिमूव करने में जो भी एक्सपेंसेस लगे हैं वो तो चार्जेस आपसे कलेक्टर लेगा ही, उसके साथ साथ आप पे पेनल्टीज़ भी इम्पोज करेगा एज पर सेक्शन
50 of the Act. If the the person who encroaches or is in unauthorized use of a land must pay if the land encroaches upon has assessed survey number and assessment for whole period of the encroachment, and if the land encroaches upon has not been assessed such amount assessment as would be leviable from such period as similar on a land in same village, town or city. An additional fine ranging between rupees 5 to rupees 1000 if the land is used for agricultural purpose, and fine not exceeding 2000 if the land is used for नॉन एग्रीकल्चरल पर्पज. तो ये फाइन का स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, एक रेकनर तैयार है. आपने महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट पढ़ा है. लैंड का रेंट एक स्टैंडर्ड रेंट डिसाइडेड होता है बाय द गवर्नमेंट, बाय द अथॉरिटी. अगर इस लैंड पे जहाँ पे आपने इंक्रोच किया हुआ है वहाँ पे कोई भी रेंट डिसाइडेड नहीं था, तो एडजेसेंट लैंड या उस एरिया का जो लोकल रेंट होगा उसी आधार पर आपसे भी लिया जाएगा. ठीक है. और ये अमाउंट शुड नॉट बी एक्सीड टू 2000 रुपीज़. उससे ज़्यादा आपसे फाइन नहीं लिया जा सकता. इफ़ द पर्सन हैज़ बीन कॉट hawking or selling any article, he is liable to pay fine not exceeding rupees 50 or may be determined by the collector. आपने नॉर्मल अपने मार्केट्स में देखा होगा, छोटी छोटी स्लिप लेके घूमते रहते हैं लोग, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के और जैसे लोग जो आपके ठेले वाले से स्लिप फाड़ते हैं, फ़ाइन कलेक्ट करते हैं. ये वही फ़ाइन है अंडर सेक्शन 50 कि जब आप इंक्रोच करते हैं, आप नो हॉकर्स जोन में आप अपनी गाड़ी लगाते हैं, धंधा करते हैं, वहाँ पे आप कोई भी आर्टिकल्स बेचते हैं, तो यू आर लायबल फॉर फाइन ऑफ रुपीज़ 50. As pointed by the Bombay High Court, the court empowers collector to abate, remove encroachment made by on any land or property vested in state of government. However, he has no power to remove any encroachment by private person on a private property. कलेक्टर के पास पावर है, अगर कोई चीज़ इंक्रोच हुई है तो उस इंक्रोचमेंट को हटाने का, बट ये पावर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट लैंड पे है, प्राइवेट लैंड पे नहीं. बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको बार किया हुआ है. दो द कलेक्टर इज़ द मेन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दैट सिटी, ऑफ दैट premises, of that territorial unit, but his right is only up to the government land. प्राइवेट लैंड पे कलेक्टर कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकता इंक्रोचमेंट की या इंक्रोचमेंट को रिमूव करने की. ठीक है. उसके बाद हम आते हैं आगे, रेगुलराइजेशन ऑफ इंक्रोचमेंट. इंक्रोचमेंट को रेगुलराइज भी कर दिया जाता है. कई बार आपने देखा है पुरानी बस्तियों को रेगुलराइज कर दिया, इलीगल कॉलोनीज़ को रेगुलराइज कर दिया. उसके पीछे क्या है, कैसे? तो ये आता है सेक्शन 51 में, दैट रेगुलराइजेशन ऑफ इंक्रोचमेंट. इफ़ द पर्सन गिल्टी ऑफ इंक्रोचमेंट इज़ रेडी टू पे सम नॉट एक्सीडिंग 5 times ऑफ द वैल्यू ऑफ द इंक्रोच लैंड एंड एज असेसमेंट नॉट एक्सीडिंग 5 times द ओरिजिनल लैंड रेवेन्यू. अगर एक लैंड की कीमत 1 लाख रुपए है, मैंने उसको इंक्रोच करके रखा हुआ है, एंड आई एम रेडी टू पे द वैल्यू 5 lakhs, मतलब 1 लाख की ज़मीन को अगर मैं 5 लाख में ख़रीदने के लिए रेडी हूँ, भले वो गवर्नमेंट लैंड है, मैंने इंक्रोच करके रखा है, ऐसे में मेरे इंक्रोचमेंट को रेगुलराइज कर दिया जाएगा बाय एक्सेप्टिंग द सेड पेनल्टीज और सेड अमाउंट. ऑर्डिनरी रेवेन्यू का 5 times ज़्यादा होना चाहिए. अगर प्रॉपर्टी वैल्यू फिक्स है तो उस प्रॉपर्टी वैल्यू के हिसाब से ले लीजिए. अगर प्रॉपर्टी वैल्यू फिक्स नहीं है तो लैंड रेवेन्यू जो भी ऑर्डिनरी होगा उसका 5 times ज़्यादा आप ले लीजिए. ये दोनों चीज़ों में मेरी रेगुलराइजेशन हो जाएगी इंक्रोचमेंट. ठीक है. Such person's name is to be entered in the land record. However, this cannot be done unless a public notice is given to the such proposed regularization. Means
सपोज मैंने कोई लैंड इंक्रोच की है एंड आई एम रेडी टू पे 5 टाइम्स ऑफ दैट लैंड रेवेन्यू, अगर मैं रेडी हूँ उसको पे करने के लिए, ऐसे में गवर्नमेंट उसके बाद भी डायरेक्ट मुझे नहीं दे देगी लैंड। फर्स्ट पब्लिक नोटिस निकालनी पड़ेगी विच टू बी पब्लिश इन ऑफिशियल गैजेट एंड लोकल न्यूज़पेपर, 2 ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर, जिसमें भी एक वहाँ की रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए, जिसमें यह रेगुलराइजेशन जो प्रपोज रेगुलराइजेशन है उसके बारे में बताया जाए, ताकि और किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो वहाँ पे आके ऑब्जेक्शन क्रिएट करे। लेकिन ऑब्जेक्शन नहीं है तो ये रेगुलराइज कर दिया जाएगा मेरा इंक्रोचमेंट। द एक्सपेंसेस ऑफ अ पब्लिक नोटिस आर टू बी पेड बाय द पर्सन मेकिंग इंक्रोचमेंट। पब्लिक नोटिस का पैसा भी वही आदमी देगा जिसने इंक्रोचमेंट क्रिएट किया है, ठीक है। सो द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑब्जर्व्ड दैट द प्रिंसिपल ऑफ अ proportionality and the doctrine of a public trust would require that the court necessarily examine the advantages and disadvantages of the administrative action that is challenged before it. When the administrative authority exercises a discretionary power, it has always established that its decision is balanced and proportion to the object of power conferred on it. मीन्स कोर्ट ने ये बोला है कि इंक्रोच लैंड को, जिस लैंड पे इंक्रोचमेंट हुआ है उसको आप रेगुलराइज कर सकते हैं, बट ये पावर रीजनेबल होना चाहिए। आपने क्यों ये लैंड इंक्रोचमेंट को रेगुलराइज कर दिया, क्या वैल्यू थी, क्या टर्म्स और कंडीशन थे, ये सारा का सारा एक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में होना चाहिए। और ऐसे में आपकी रेगुलराइजेशन ऑफ लैंड इज अलाउड। उसके बाद हम आते हैं ग्रांट ऑफ सनद अंडर दिस एक्ट। Basically, sanad is an authority in writing from the state authorizing a person to hold land of a specific tenure as mentioned in sanad. Sanad is a kind of a declaration by the state government to a person who is holding the land. Up to what period, what are the terms and conditions, all are contained in that. It's a kind of a permission, sanad आप बोल सकते हैं. In totally different context, the term is also used to refer as a license given to the practice of particular profession. ये भी सनद ही होती है। जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया पास करता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर LLB, आफ्टर क्लियरिंग द एग्ज़ाम ऑफ द बार काउंसिल, एडवोकेट्स को सनद इशू करता है वो। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ परमिशन और लाइसेंस टू प्रैक्टिस बिफोर द कोर्ट। उसी सनद को आप यहाँ पे लेंगे तो ये सनद वो सनद नहीं है, यहाँ पे ये सनद है जो आपको स्टेट गवर्नमेंट रिलेटेड टू लैंड इशू करता है, जिसमें आपको अथॉरिटी मिलती है फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द यूज़ ऑफ अ लैंड ऑफ स्पेसिफाइड टेन्योर। ठीक है। द प्रोविजन ऑफ एक्ट रिलेटिंग टू द सनद अप्लाइड टू द ऑल लैंड सिचुएशन विद इन द साइट ऑफ अ विलेज, टाउन, सिटी ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, ये सारा का सारा आपका सनद, इसको आप सनद कहते हैं। एज सीन अर्लियर वेयर देर इज अ कन्वर्शन ऑफ अ लैंड फ्रॉम वन पर्पज टू अनदर विद द परमिशन ऑफ अ कलेक्टर एंड द लैंड इज अलाउड टू बी यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पज, सनद इज ग्रांटेड। तो आप सनद आपको समझ में आया, आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है, प्रोविजंस हैं कि आप कलेक्टर से परमिशन लीजिए, उसको नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो कलेक्टर है वो आपको राइटिंग में कोई अथॉरिटी देगा ना, परमिशन देगा, दैट रिटर्न ऑफ फॉर्म ऑफ परमिशन इज नोन एज सनद। क्लियर है? ये सनद को आप अपने जो एडवोकेसी की सनद है उससे रिलेट मत करिए। ओके, वो सनद होती है प्रैक्टिसिंग ऑफ योर प्रोफेशन, ये सनद है रिलेटिंग टू द यूज ऑफ द लैंड। सेक्शन 126 ऑफ द एक्ट लेज डाउन how the survey of a land in village sites are to be conducted and how the results of the survey are to be recorded in a prescribed manner. आज ही ई पोर्टल की ओपनिंग हुई है, आप ये इसके बाद ज़रा सर्च करिएगा। आज इनाग्रेशन हुआ है बाय द ऑनरेबल PM, ई पोर्टल ऑफ विलेज।
ठीक है, ई ग्राम पंचायत, ई पोर्टल, इसके थ्रू जो लैंड रेगुलेशंस हैं उनको वापस रीस्ट्रक्चर किया जाएगा और प्रॉपर फॉर्म में लाया जाएगा। उनके जो ओरिजिनल टेनेंट्स हैं, ओरिजिनल ऑक्यूपायर हैं, उनके नाम को करेक्टिव मेजर्स में लाकर अब उनके रिकॉर्ड मेंटेन किए जाएंगे, जो मोस्ट ऑफ द विलेजेस में अभी भी नहीं है, चलते चला आ रहा है। सिटीज़ में हर चीज़ अपनी रजिस्टर्ड है, बट विलेजेस में अभी उतना नहीं है। प्रॉपर उनकी उनकी बॉर्डर लाइन है गांव की, वो डिसाइडेड नहीं है। कहाँ तक उनके खेत जा रहे हैं वो डिसाइडेड नहीं है। तो ऐसे में अब उनको एक प्रॉपर फ्रेमवर्क में लाने के लिए आज ये शुरुआत हुई है अपनी, उसको भी आप रेफ़र करिए, ठीक है। तो ये सारा का सारा सनद में आता है। तो सनद क्या कंटेन करता है? अब सनद तो आपको समझ में तो आ गया, ये परमिशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट है थ्रू कलेक्टर। बट उसमें क्या क्या आएगा? सनद कंटेन्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लैंड विथ एरिया एंड प्लान। सनद में सबसे पहले आएगा ये लैंड की डिस्क्रिप्शन, कहाँ पर है, क्या प्लान है इस लैंड का, असेसमेंट ऑफ सच लैंड, असेसमेंट रहेगा, या एग्जेम्पशन है कि टैक्स लेना है या नहीं लेना है। एग्रीकल्चर है तो उसके अकॉर्डिंग लेना है, नॉन एग्रीकल्चरल है तो उसके लिए लेवाइड अलग है ऑफ टैक्सेस का, तो ये उसमें मेंशन रहेगा। द टेन्योर ऑन विच अ पर्टिकुलर साइट इज़ हेल्ड एंड टर्म्स ऑफ सच टेन्योर। अगर कुछ ही टाइम के लिए परमिशन है, परमानेंट परमिशन नहीं मिली है फॉर द यूज़ ऑफ दैट लैंड, फॉर द पर्पज़ ऑफ यूज़ ऑफ दैट लैंड, तो वो टेन्योर भी मेंशन होगा, ठीक है। उसके बाद वेदर द होल्डिंग इज़ ट्रांसफरेबल और हेरिटेबल, मीन्स आपने जो ये लैंड के जो आप ओनर हैं, ये आपको ट्रांसफ़र से मिली थी या फिर हेरिटेबल है, सक्सेशन एक्ट के थ्रू मिली हुई है, ये भी मेंशन रहेगा। इन केसेस वेयर ऑक्यूपेंसी इज़ फॉर अ लिमिटेड पीरियड, द पीरियड ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल यूज़, लिमिटेड पीरियड्स के लिए है, नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए है, तो कितना, ये सारा का सारा सनद में कंटेन रहेगा, ठीक है। अब सेक्शन 127 में सर्वे फीस आपसे ली जाएगी। आपको लैंड का सर्वे कराना है, आपको सनद लेनी है, तो आप सर्वे कराएंगे, तो सर्वे करने के लिए भी आपके पब्लिक सर्वेंट आएंगे, तो उनके एक्सपेंसेस लेने के लिए अंडर सेक्शन 127 आपको दिया हुआ है, ठीक है। और एडिशनल फ़ीस अगर चार्ज करनी है तो अंडर सेक्शन 129 में आपको दिया हुआ है। तो दीज आर द सनद, इसको आप बोलते हैं सनद। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। सेक्शन 147 टू 159 ऑफ द कोड डील विद द रिकॉर्ड ऑफ अ राइट्स मेंटेन्ड in every village in the state of Maharashtra. The state government may however direct by the notification in official gazette that these provisions shall not apply to the specified local area with the reference to any class of the village or land generally. Under the code, the word village includes a town or cities. अगर आप मीरा भाईंदर साइड में या थोड़ा और इधर आएंगे तो आज भी आपको विलेज के नाम से ही जाना जाता है। थाने के बहुत सारे एरिया आज भी माझीवाड़ा विलेज ही जाने जाते हैं। तो विलेज मतलब वो विलेज नहीं है, गांव। यहाँ पे एज पर दिस एक्ट विलेज इंक्लूड टाउन एंड सिटीज टू, ओके। अंडर सेक्शन 148 of the code, the record of a right to be maintained in every village means who is the owner of the land, who is the owner of the structure, what are the status, what are the types of sanad, what are the use of a land, ये सारा का सारा रिकॉर्ड मेंटेन रखना पड़ता है। तलाठी ऑफिस में, तहसीलदार ऑफिस में, कलेक्टर ऑफिस में 712 एक्सट्रैक्ट भी वहीं से मिलता है। ये रिकॉर्ड ऑफ द लैंड ही होता है, ओके। उसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट। 5 पर्टिकुलर्स होते हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट में। नेम ऑफ ऑल पर्सन अदर देन द टेनेंट्स हु आर द होल्डर, ऑक्यूपेंट, ओनर, मॉर्गेजी ऑफ द लैंड और असाइनीज ऑफ द रेंट, इनका नाम आता है, लेकिन टेनेंट का नाम कभी नहीं आएगा, ओके। किसका इसका नाम आएगा? जो होल्डर्स होंगे, जो ओनर्स होंगे, ऑक्यूपेंट होंगे, मॉर्गेजी होंगे, क्योंकि जब आप लैंड को मॉर्गेज करते हैं तो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को
उसके इंटरेस्ट पे ही रखते हैं, इसके लिए उसका नाम भी इस लैंड पे आता है, ताकि अगर आप मैलिशियसली चेंज करना चाहें, बेचना चाहें, तो पहले इस मॉर्टगेजर को पता चले। ओके, द नेम्स ऑफ ऑल पर्सन हु आर होल्डिंग द लैंड एज गवर्नमेंट लेसी और टेनेंट। गवर्नमेंट लैंड पे रिकॉर्ड जो होता है उसमें टेनेंट का नाम आता है, प्राइवेट लैंड पे टेनेंट का नाम राइट ऑफ रिकॉर्ड में नहीं आएगा, लेकिन गवर्नमेंट लैंड पे टेनेंट का नाम आएगा। द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेंशन इन क्लॉज ए एंड बी। आगे के उनके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट किसको गया हुआ है, ये भी मेंशन करना जरूरी है। द रेंट और रेवेन्यू इफ एनी पेबल बाय और एनी ऑफ द पर्सन मेंशन अबव। कितना रेंट लिया जाए, सनद में आपने देखा है कि क्या उसके असेसमेंट वैल्यू होगी, क्या उसकी रेंट वैल्यू होगी, ये सारा का सारा एक रिकॉर्ड में मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द रूल। और भी कोई पर्टिकुलर अगर ऐड करना चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट ऐड कर सकती है। इसको आप कहते हैं रिकॉर्ड ऑफ द लैंड, ओके, या लैंड रिकॉर्ड। अंडर सेक्शन 150 of the code, the Talati must enter in a register of mutation every report made him under 149। इसीलिए जब लैंड सर्वे निकालना होता है, लैंड रिपोर्ट निकालनी होती है, तो आप तलाटी ऑफिस में जाते हैं, क्योंकि उनके पास पूरा रिकॉर्ड होगा राइट फ्रॉम द बिगनिंग। कौन इस लैंड का ऑक्यूपायर था, कब से उसने लिया, क्या यूज़ था, लैंड की क्या वैल्यू थी, क्या रेंट था, कितनों को वेस्टेड इंटरेस्ट था, मॉर्टगेज था नहीं था, मीन्स ये सारा का सारा आपको लैंड रिकॉर्ड मिलेगा तलाटी ऑफिस में अंडर सेक्शन 150। इसमें तलाटी की ड्यूटी होती है ये सारा का सारा रिकॉर्ड मेंटेन करने की। ओके, उसके बाद आप आइए इसी में ही दैट, और ये सारा का सारा बिजनेस चलता है चावड़ी में। चावड़ी का डेफिनेशन हमने देखा है, जहाँ पर सारा ये बिजनेस मेंटेन होता है, इसको हम कहते हैं लैंड रिकॉर्ड। इसमें सेक्शन 151, 152 जिसमें फाइन और लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होता है, तलाठी मेंटेन करता है रिकॉर्ड, उसके लिए वो आपसे पैसे लेता है, और ना पे करने की सूरत में या कोई भी चार्जेस लगते हैं तो वो आपसे पेनल्टी भी लेता है। ये टोटल आता है आपका सेक्शन 151 और सेक्शन 152 में। अब उसके बाद हम आते हैं 7/12 उतारा, ये मराठी में आप जिसको यूज़ करते हैं, जिसको कहते हैं 7/12 उतारा, इंग्लिश में कहते हैं 712 एक्सट्रैक्ट। ये क्या होता है? द 712 एक्सट्रैक्ट दैट इज 7/12 उतारा इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ अ राइट इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ महाराष्ट्र in which gives complete information about given piece of land। सेम जो लैंड रिकॉर्ड के आधार पर डिसाइडेड होता है उस लैंड का ओनर कौन, कहाँ से उसने ख़रीदा, उसके सक्सेसर कौन थे, किसको उसने बेचा, अगर बेचा है तो किसके लिए उसने वेस्टेड इंटरेस्ट किया, कौन से उसके सक्सेसर उसके हैं, कौन से उसके एंसेस्ट्रल थे, क्योंकि सनद में भी आपने देखा है, लैंड रिकॉर्ड में भी देखा है कि किससे खरीदी वो लिखना ज़रूरी है, कौन कौन वेस्टेड लोग हैं जिनका इंटरेस्ट है वो लिखना ज़रूरी है। तो 7/12 में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो 7/12 में क्या क्या आता है? एक तो नेम ऑफ द लैंड आता है, ओनर ऑफ द लैंड आता है, टाइप ऑफ द लैंड आता है, एग्रीकल्चरल है, नॉन एग्रीकल्चरल है, लोकेशन आती है, एरिया आती है, नेम ऑफ द कल्टीवेटर आता है, अगर ओनर खुद वहाँ पर नहीं यूज़ करता कल्टीवेशन के लिए तो कौन वहाँ पे कल्टीवेट कर रहा है, कौन से क्रॉप्स वहाँ पे कल्टीवेट हो रहे हैं, कौन से लोन उस जगह पे लिए गए हैं, पेंडिंग लिटिगेशन है या नहीं है, और टैक्सेस ईजमेंट है या नहीं, एक्सेस रोड टू द लैंड। मीन्स ये टोटल 7/12 पे आता है। तो 7/12 एक तरीके से आप बोल सकते हैं ये टोटल कुंडली ऑफ द लैंड होता है, जिसकी वजह से लैंड के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसको हम बोलते हैं 712 एक्सट्रैक्ट, ओके, जिसमें लैंड के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है। अब उसके बाद आते हैं निस्तार पत्र।
The right of a nistar refers to the right of a grazing cattle and is considered to be an important right in our villages of India. Special provision have therefore has been made in the code to preserve and regulate this right. निस्तार लैंड पे जो चरवाहे होते हैं, जो गांव के कैटल्स होते हैं, उनको चराने के लिए लेके जाते हैं. वहाँ पे जो भी घास पैदा होती है उसको खाने के लिए यूज़ होता है, ग्रेजिंग ऑफ अ लैंड के लिए यूज़ होता है. इसको भले ही वो चरवाहा उस लैंड का ओनर नहीं है, बट वहाँ की जो ग्रेजिंग होती है, ग्रासेस होती हैं, उसको यूज़ करने का राइट इसको होता है. और ऐसे में वो परमिशन होता है. उस परमिशन को हम निस्तार पत्र कहते हैं. इसको हम कहते हैं निस्तार पत्र, जिसमें ग्रेजिंग लैंड में वहाँ पे कोई ग्रासेस अवेलेबल हो रही हैं, वो आप अपने जानवर को कर सकते हैं. टेम्प्रेरी यूज़ के लिए आप उस लैंड का यूज़ कर सकते हैं, जिसको आप चारागाह कहते हैं. हिंदी और मराठी दोनों में चारागाह कहा जाता है, राइट. जिसमें आप कैटल्स का चारा वहाँ पे पैदा करते हैं, बट इट डजेंट मीन कि यू आर ओनर ऑफ द लैंड. उसके लिए आपको निस्तार पत्रक मिलता है, जहाँ पे आपके अलग अलग चीज़ों के लिए आप यूज़ करते हैं. वहाँ पे आप वुड पैदा करते हैं, टिम्बर पैदा करते हैं, फ्यूल करते हैं, फॉरेस्ट प्रोसीजर जो प्रोड्यूस हैं उसका यूज़ करते हैं. ठीक है. मिनरल्स आप कई बार लेते हैं उस लैंड से, मोरम लेते हैं. तो ये सारा का सारा निस्तार पत्रक है. आप जो वहाँ से सैंड लेके आते हैं, बालू ले आते हैं, स्टोन लेके आते हैं, गंगा के किनारे, गंगा बैंक में या किसी नदी के रिवर के बैंक में आप वहाँ से स्टोन लेके आते हैं, तो वो स्टोन लाने के लिए, सैंड लाने के लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है. उसको हम बोलते हैं निस्तार पत्रक. ठीक है. और निस्तार पत्रक आपको फ्री ग्रेजिंग ऑफ अ कैटल यूज फॉर एग्रीकल्चरल रिमूवल फ्री ऑफ चार्ज बाय एनी फॉरेस्ट यूज फॉरेस्ट प्रोड्यूस, आप वो ले सकते हैं. कोई भी आप वहाँ से मिनरल्स ले सकते हैं. बट ये सारी की सारी चीज़ों को करने के पहले यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द कंसर्न कलेक्टर. निस्तार पत्रक लीजिए, आप ये सारी चीज़ें यूज़ में ले सकते हैं. मिनरल्स, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, कोई भी सैंड, मोरम, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं. बट फर्स्ट टू टेक अ परमिशन फ्रॉम द कलेक्टर. इसको हम बोलते हैं निस्तार पत्रक. उसके बाद आता है वाजिब उल अर्ज. वाजिब उल अर्ज. वाजिब उल अर्ज is an Arabic term which literally means necessity to be represented. In olden days, it was quite common, especially in a Sindh, NW provinces and central provinces, to prepare a statement containing the custom and rules of the management, etc. of a village in terms of वाजिब उल अर्ज. मीन्स कि कोई भी नेसेसिटी आपको उस लैंड से लग रही है, वाजिब है, उसको हम कहते थे वाजिब उल अर्ज. क्या क्या होता है वो अंडर सेक्शन 165 में देखिए. द कलेक्टर मस्ट इन अकॉर्डेंस विथ एनी जनरल और स्पेशल ऑर्डर पास बाय द स्टेट गवर्नमेंट ascertain and record the custom in each village with regards to the right of to irrigation, right of way or other easement or right of the fishing. मीन्स गांव के कुछ उनके प्रोविजंस होते हैं. कोलीवाड़ा में आप चले जाएंगे, धोबी घाट में चले जाएंगे, तो उनके अपने एक कस्टम्स और रिलीजन्स, कस्टम और यूसेजेस को फॉलो करते हैं. उसके अलावा वो और कोई चीज़ अपने यहाँ अलाउ नहीं कर सकते. उसी को कहा जाता है वाजिब उल अर्ज, जिसमें उनकी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग वो अपने कॉलोनियल रूल तैयार कर सकते हैं. और बाकियों को अगर आप वहाँ पे नए जा रहे हैं तो यू हैव टू फॉलो दैट रूल्स एंड रेगुलेशन. आपको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा. ठीक है. Any person aggrieved by the entry made in record can within 1 year from the date of its publication institute a suit in a civil court to have a particular entry cancelled or modified. अगर आपको कोई उससे प्रॉब्लम होती है वाजिब उल अर्ज से, तो अंडर सेक्शन 165 आप कोर्ट में सूट फॉलो कर सकते हैं. द कलेक्टर इज़ ऑल्सो अलाउड टू मॉडिफाई द यूज़. मीन्स ये वाजिब उल अर्ज के हिसाब से
प्राइमरी पावर कलेक्टर को दिया हुआ है। किन किन जगहों को वो यूज़ करने के लिए वाजिबुल अर्ज कर सकता है, क्या क्या है? ऑल पर्सन इंटरेस्टेड इन दैट एंट्री विश टू हैव एंट्री मॉडिफाइड। उस वाजिबुल अर्ज के इलाके में रहने वाले लोग जिनकी एंट्री ऑलरेडी है वो चाहते हैं कि इसको मॉडिफाइड किया जाए, तो उनके विल एंड विश के आधार पर मॉडिफाई कर सकते हैं। या डिक्री ऑफ अ कोर्ट डिक्लेयर्ड बाय द, जिसमें एंट्री को एरोनियस प्रूफ कर दे, कोर्ट का ऑर्डर है, कलेक्टर हैव टू फॉलो। सच एंट्री इज फाउंडेड ऑन अ डिक्री ऑफ अ कोर्ट और सिविल कोर्ट और बट सेम इज़ नॉट अकॉर्डिंग विथ सच डिक्री और ऑर्डर। मीन्स अगर कोई भी डिक्री वहाँ पे डिक्लेयर की गई है फॉर रेवेन्यू, बट वो उस डिक्री को आपने प्रॉपर फॉलो नहीं किया, ऐसे में कोर्ट फिर से ऑर्डर देगी फॉर द कलेक्शन ऑफ दैट डिक्री एंड ऑर्डर, और फिर आपको मॉडिफाइड करना पड़ेगा। द एंट्री वॉज बेस्ड ऑन अ डिक्री और ऑर्डर बट सेम हैज़ सब्सिक्वेंटली बीन वेरिड इन अपील, रिविज़न और रिव्यू। कोई भी ऑर्डर पास हुआ, उस ऑर्डर के आधार पर इमीडिएटली चेंजिंग का ऑर्डर आ गया, बट सब्सिक्वेंटली वो अपील में, रिवीजन में या रिव्यू में चेंज हो गया, ऐसे में आप फिर से मॉडिफाइड करेंगे। अ सिविल कोर्ट हैज़ अ डिक्री डिटरमाइंड बाय द कस्टम एग्जिस्टिंग इन अ विलेज। सिविल कोर्ट के पास पावर है आफ्टर द एडजुडिकेशन, जिसको वो चेंज कर सकता है। इसके साथ में इन एडिशन सेक्शन 166 ऑफ द एक्ट स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दिया गया है, जिसमें वो इस चीज़ को रेगुलराइज कर सकता है, मॉडिफाइड कर सकता है वाजिबुल अर्ज को। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सेक्शन 262। नाउ द न्यू पार्ट इज स्पेशल प्रोविज़न फॉर लैंड रेवेन्यू इन बॉम्बे सिटीज़। बॉम्बे सिटी के लिए अलग से प्रोविज़न दिए हैं, जैसा हमने इसके ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट में देखा कि बॉम्बे सिटीज़ के लिए अलग अलग उन्होंने प्रोविज़न्स बनाए। सबसे पहले आता है सेक्शन 262, दैट इज़ असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू इन बॉम्बे सिटी। इसमें आता है दैट सेक्शन 262 ऑफ द कोड कन्फर्स ऑन अ कलेक्टर द पावर and the duty to fix levy assessment of the land revenue in Mumbai in cases where there is a right on a part of a superior holder in limitation of a right of the state government to make assessment. The assessment made by the collector cannot exceed such limit. एक रेकनर बना के दिया रहता है कलेक्टर को, जिसके अकॉर्डिंग कलेक्टर यहाँ के असेसमेंट को लिवाइड करता है। एब्सोल्यूट पावर किसी को नहीं दी गई है। Though collector is the boss of that territory, then too the collection of a land, the assessment on that land in the area of Mumbai should be fixed by the reckoner, by the state government. एक रेकनर रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ही वो आपसे चार्जेस लेगा, लिवाइड करेगा आपसे सारे टैक्सेस। Where however there is no such right, assessment is to be fixed according with the relevant provision of the code. If the land is belonging to A is given out to B on a rent, A considered to be superior holder and B is the inferior. ये हमने पहले भी देखा है, एज पर रेंट एक्ट सुपीरियर होल्डर और इंफीरियर होल्डर सब टेनेंट अगर आप पैदा करते हैं, तो ऐसे सारी सिचुएशंस में आपसे कैसे रिवाइड करना है रेंट को, ये एक फिक्स पीरियड डिसाइड होता है। Under section 262 subsection B, it is the duty of the collector with the approval of the state government to fix standard rate of assessment. जो आपने रेंट एक्ट में देखा था, स्टैंडर्ड रेट डिसाइड होता है। It should be decided by the collector, but that proper form of a rent which is to be levied should be permitted from the concerned state government. स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की गवर्नमेंट उसको अप्रूव करेगी, तभी कलेक्टर ये रेकनर को यूज़ कर सकता है, स्टैंडर्ड रेट लगा सकता है, मार्केट वैल्यू फिक्स कर सकता है। ठीक है, मार्केट वैल्यू कैसे फिक्स होती है? सेल ऑफ द लैंड इन द रेवेन्यू डिवीज़न ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 15 ईयर्स। 15 साल के हिसाब से उसकी रेटिंग निकाली जाती है। अवार्ड रिलेटिंग टू द एक्विजिशन ऑफ अ लैंड, लैंड एक्विजिशन एक्ट में अवार्ड आपने देखा है, जब
स्टेट गवर्नमेंट आपकी लैंड को ऑक्यूपाई करती है एंड आफ्टर द एडजुडिकेशन फ्रॉम योर ऑब्जेक्शंस आपको अवार्ड पास करती है, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ दैट लैंड। तो उसका भी रेशो यहाँ पे डिसाइड होता है 15 ईयर्स के रेशो पे। मैंने आपको टाउन प्लानिंग एक्ट के बारे में पढ़ाया था कि इसमें आपको 15 ईयर्स 20 ईयर्स की पूरी टाउन प्लानिंग डिसाइडेड रहती है, आपको सेंट्रल सेक्रेटरीट में मिलता है, जिसमें प्लान ऑफ द गवर्नमेंट पहले से डिसाइड रहते हैं कि कहाँ पे क्या क्या करना है, कब करना है, कितना एस्टिमेटेड कॉस्ट है, रिजर्व वैल्यू क्या होगी, ये सारा का सारा डिसाइडेड होता है। ठीक है। द रेंटल वैल्यू ऑफ अ लैंड ड्यूरिंग सच 15 पीरियड, रेंटल वैल्यू भी अंडर सेक्शन 262 डिसाइडेड होती है। तो इसके आधार पर ये सारा का सारा पावर वेस्टेड टू द कलेक्टर होता है। फोरशोर इज़ द शोर और एरिया ऑफ द लैंड बिटवीन द हाई वाटर मार्क एंड लो वाटर मार्क, हाई टाइड लाइन और लो टाइड लाइन। हमने लैंड एक्विजिशन एक्ट में टाइप्स ऑफ लैंड में देखा था, जिसमें हाई टाइड लाइन थी जहाँ पर मैक्सिमम सी लेवल ऑफ वाटर लेवल पहुँच सकता है सी वाटर का, और लो टाइड लाइन जहाँ पर मैक्सिमम वो पीछे जा सकता है। राइट। ये हाई टाइड और लो टाइड के बीच में जो जोन होता है उसको हम बोलते हैं फोरशोर, जिसको हाई टाइड लाइन मतलब उस लाइन के आगे ये पानी नहीं जाएगा, दैट इज़ हाई टाइड, और एक लाइन के पीछे भी ये पानी नहीं जाएगा, ये लो टाइड। अब इसके बीच में जो लैंड बचा आपका, ये लैंड कहलाता है फोरशोर। ठीक है। और इस जोन को कहते हैं इंटरटाइडल जोन और इक्टोरल जोन। इंटरटाइडल जोन और इक्टोरल जोन भी इसको कहा जाता है। इट इज़ दस अ पार्ट ऑफ अ शोर विच इज़ thus a part of a shore which is above the water and there is a low tide under the water, then there is a high tide, that is the wet part of the beach. The foreshore can be a narrow strip or can run into such several meters of a shoreline with shallow beach slopes. आपने ये देखा है बीचेस में आप जब जाते हैं तो एक हाई टाइड लाइन पे वो जगह आपको डूबी हुई मिलती है। हाजी अली इज़ द गुड एग्जाम्पल। वहाँ पे आपको जो रास्ता गया हुआ है दरगाह में जाने का, हाई टाइड के समय वो दरगाह पूरी डूब जाती, पानी पूरा उस जगह को ले लेता है, लेकिन जब लो टाइड होता है तो वो रास्ता फिर दिखने लगता है। बट वो लैंड आप ध्यान दीजिए हमेशा वेटी लैंड ही रहेगा, मीन्स वहाँ पे कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर आप नहीं डेवलप कर सकते, क्योंकि आफ्टर फ्यू आवर्स वो पानी फिर आने वाला है और उसको फिर से वो लेगा। तो इस लैंड को आप कहते हैं फोरशोर लैंड। ठीक है। सो द रिलेवेंट टॉपिक अंडर द महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड 1966 इज एंड हियर।